और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अगर समाज का हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करने लग जाए, क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए उस समय हमें पंचप्रण दिए थे, हर देशवासी को। देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने देशवासियों को कहा कि इन 5 बातों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप देश के प्रति अपनी सेवाओं को देने में सफल हो पाएंगे। यह चूंकि शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ कार्य है, यह समागम है, और इस समागम के माध्यम से हम सबको इस बारे में सोचना होगा। कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारत में हुआ करते थे। मुझे तो बताइए ना कि कौन सा ऐसा देश है और दुनिया का कौन सा ऐसा मत, मजहब या संप्रदाय या सेक्ट है जो अपने 5000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व के किसी गौरवशाली इतिहास को आप सबके सामने या दुनिया के सामने रख सकता। आपने अभी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देश ने और दुनिया ने देखा है। त्रेता युग, आज से हजारों वर्ष पुरानी परंपरा। भगवान राम त्रेता के अंत में हुए थे, यानी पूरा त्रेता पीछे है। उससे पहले का युग और भी है, और न जाने कितने ऐसे युग बीत चुके हैं, लेकिन हम उस परंपरा के वाहक बने हुए हैं। हमारे पास इतिहास हमारे ग्रंथों के माध्यम से, हमारी श्रवण परंपरा के माध्यम से, हमारे वैदिक परंपरा के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारी स्मृतियों के माध्यम से, हमारे पुराणों के माध्यम से हमारे पास मौजूद है। हमने उस परंपरा को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कहीं ना कहीं रोक सा दिया, दृष्टिकोण बदला। अपना जो था हमने उस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय उसको हेत से देखा, और जो पराय था उसको महत्व देना प्रारंभ किया। यह मानसिकता, यह गुलामी की मानसिकता हमारे मन में इस कदर घर कर गई कि हमने महत्व देना ही बंद कर दिया भारतीयता को। तो परिणाम हमारे सामने उसी रूप में आने थे। आज एक अवसर है आपके पास फिर से भारत के इस गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थानों को अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। शिक्षण संस्थान ये किसी भी स्तर के हों, आखिर उनकी जिम्मेदारी व्यक्ति निर्माण के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए, उस देश के लिए क्या है? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचने का प्रयास किया? हम केवल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वितरण करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। कोई नयापन, किसी एक विषय को लेकर के कुछ नई चीज हम दे सकें, नया चिंतन दे सकें, नया तरीका दे सकें, नवाचार को हम बढ़ावा दे सकें, शोध और विकास की नई परिपाटी को हम आगे बढ़ा सकें। इस दिशा में कैसे इसका सरलीकरण करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकें। सरकार कुछ कहती है, ऐसे लगता है सरकार की चीजों को जब तक हम पाठ्यक्रम का हिस्सा ना बना दें तब तक शिक्षण संस्थान उससे वैराग्य ही धारण किए रहते हैं।
एक दूरी बनाए रखते हैं। आनो भद्रा करतो यंतु विश्वत, इसके पीछे का ध्येय ही यही है। 88,000 ऋषि यही नैमिषारण्य में इसी बात को लेकर बैठते हैं कि अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो तो इसको सुधारेंगे, कोई बात रखेंगे, कोई सूत्र रखेंगे, सूत्र की विवेचना करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उसको एक रूप देंगे, जिससे वह एक ख्याति के रूप में आने वाली पीढ़ी को हम आगे उसको दे सकें। और वहीं से वैदिक ज्ञान लिपि का रूप लेकर के हम सबके सामने आई, जिसको आज हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। अगर 88,000 ऋषि मुनि उस कालखंड में जब साधन नहीं थे, तब नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं, वर्षों रहते हैं, एक दिन 2 दिन नहीं, वह कई वर्ष वहां रहे और कई वर्ष रह करके फिर उन्होंने वहां पर जो मंथन से अमृत निकाला, वह भारत का ये अमर ज्ञान है जो आपके पास वेदों की परंपरा के माध्यम से है, तमाम स्मृतियों के माध्यम से है। उन वैदिक ज्ञान का जो भरपूर भंडार आपके पास है, जो दुनिया के आज भी एक नई राह दिखा सकता है, मानवता को एक नई राह दिखा सकता है। इस चराचर जगत के तमाम रहस्यों का उद्घाटन होना जिसके माध्यम से बाकी रह गया है, उन सबको एक नई राह दिखा सकता है। वह आपके पास एक धरोहर के रूप में है और उस धरोहर को हम अपने यहां भी किस रूप में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ प्रयास प्रारंभ हो, लेकिन इसके लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना संस्थान और शिक्षा, प्राथमिकता होनी चाहिए। हम प्राथमिकता इसको मान करके चलेंगे तो बहुत अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है अखिल भारतीय विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस त्रिदिवसीय आयोजन को यहां पर किया है। विद्या भारती एक छोटे से शिशु मंदिर से प्रारंभ होता है। आज पूरे देश के अंदर हजारों और दुनिया के अंदर भी भारत और भारतीयता की शिक्षा की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। मुझे याद है, आज तो अनुकूल वातावरण है, देश के अंदर भी है, देश की संसद में भी, विधानसभाओं में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन एक समय वह भी था जब हम लोग देखते थे केवल सरस्वती शिशु मंदिरों में ही और विद्या भारती के ही शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो पाता था। इसको लेके भी विवाद होते थे, यानी जो कि देश की आजादी का अमृत मंत्र बना था, उसको लेकर के स्वतंत्र भारत में विवाद होता है कि हम नहीं गाएंगे। लेकिन मैं देखता था कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम, इस राष्ट्रगीत को सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के संस्थानों ने उसको जीवित बना के रखा। आज उसका परिणाम है कि उसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप हम सबको देखने को मिलता है। हर संस्थान उस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, उस आयोजन के साथ जुड़ता है। विधानसभा हो या संसद की कार्रवाई का वो हिस्सा बना है अब, और लोग लगातार उसे आत्मसात करते हैं, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 3 दिवसीय आपका एक कार्यक्रम, इस समागम का कार्यक्रम कुछ अनमोल रत्नों के साथ बाहर निकल करके उच्च शिक्षण संस्थान को और प्रदेश और देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। आपके इस प्रवास के लिए मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करूंगा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आप आए होंगे, अलग अलग संस्थानों से आए होंगे। आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो भ्रमण करिए ही, लेकिन इस समागम के बाद जब अवसर मिले तो नैमिषारण्य और अयोध्या का दर्शन करने के लिए अवश्य आप जाइएगा।
वहां देखिएगा जरूर कि नैमिषारण्य के लिए आपके पास भी कुछ नया करने के लिए एक विजन होगा। अयोध्या के लिए और कुछ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आप अवश्य अपने सुझाव हमें उपलब्ध करवाएगा। हमें प्रसन्नता होगी। आप सबके आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप